Hey, hello everyone. Myself Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीवरेज। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर है। इसमें ज़्यादातर फॉर्मूला, मीनिंग एंड कुछ माइनर सी कैलकुलेशंस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, लेकिन हम लीवरेज को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो लीवरेज स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो लीवरेज की एनालिसिस है उसमें हम उसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क। सेकंड, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें लीवरेज का मीनिंग समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्क कितने टाइप के होते हैं, जैसे बिजनेस रिस्क है और फाइनेंशियल रिस्क है। बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं? बिजनेस रिस्क क्या होता है कि जब फर्म किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करती है तो वहाँ पर हम कुछ कैपिटल यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हम कैपिटल यूज़ करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उस पर कोई ऑपरेटिंग इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क क्या है? रेफर्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशंस। इट इज़ द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम, यानी EBIT। मतलब हाउ वेल कैन द ऑपरेटिंग इनकम बी प्रिडिक्टेड, कि हम कितने अच्छे तरीके से अपनी ऑपरेटिंग इनकम को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, हमें ऑपरेटिंग इनकम प्रिडिक्ट करनी है कि जो पैसा हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं उस पर हमें कोई इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक अच्छे तरीके से बिज़नेस को नहीं मैनेज करते तो हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस इज़ अनदर नेम ऑफ रिस्क। जब हम बिज़नेस ऑपरेशंस करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के बाद हमें कितना मुनाफा हो रहा है। ठीक है, हमें कितनी ऑपरेटिंग इनकम हो रही है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड हमारा आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? रेफर्स टू द एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म्स शेयर होल्डर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डेब्ट यूज, दैट इज टू से द एडिशनल रिस्क अ शेयर होल्डर बेयर्स व्हेन अ कंपनी यूज्ड डेब्ट इन एडिशन टू इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी के साथ जब हम डेब्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो दोनों की कैसे मैच करना है, हमें इक्विटी कितनी लगानी है और डेब्ट कितना लगाना है। अगर किसी भी बिज़नेस में डेब्ट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो इट मीन्स उस बिज़नेस में फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हम पैसा बाहर से लगा रहे हैं, हमें एक फ़िक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट पे करने के बाद और जो डिविडेंड पे करने के बाद हमारे पास बचता है उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम डेब्ट को यूज़ करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है अर्निंग पर शेयर वो कम हो जाएगा। तो एक परफेक्ट लेवल तक हमें डेब्ट को यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ डेब्ट का ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ लीवरेज। मीनिंग ऑफ लीवरेज क्या है? लीवरेज रेफर्स या लीवरेज रिप्रेजेंट्स इन्फ्लुएंस और पावर। ठीक है, लीवरेज क्या है? इन्फ्लुएंस या पावर। इन financial analysis, leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable। ठीक है, एक फाइनेंशियल वेरिएबल पर चेंज करने से दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, समझ आया इतना कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल एक्स ऑन वेरिएबल वाई। अगर हम एक्स में कुछ चेंजेस करते हैं तो वाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लीवरेज की डेफिनेशन क्या है? लीवरेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ फर्म in employing long-term funds having a fixed cost to enhance return on
या रिटर्न टू द ऑनर। ठीक है, लीवरेज क्या है? लीवरेज वो एबिलिटी है फर्म की जो फिक्स कॉस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फंड्स को यूज़ करती है और उसको इस तरीके से यूज़ करती है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी फर्म्स के ऑनर की रिटर्न्स को इन्हांस कर पाए, रिटर्न को इंक्रीज़ कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है? फर्म की एबिलिटी है जिसमें फर्म अपने फिक्स कॉस्ट लॉन्ग टर्म फंड को यूज़ करती है जिसके थ्रू वो अपने ऑनर के रिटर्न को इंक्रीज़ करती है। और ये फाइनेंशियल वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये फाइनेंशियल वेरिएबल में भी कॉस्ट, आउटपुट, सेल्स रेवेन्यू, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये फाइनेंशियल वेरिएबल्स हो गए हमारे। कॉस्ट हो गया, आउटपुट हो गया, सेल्स रेवेन्यू हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया और अर्निंग पर शेयर। अब आते हैं नेक्स्ट हम types of leverage. There are three types of leverage. First is operating leverage, second financial leverage, third combined leverage. तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या इंडिकेट करता है या किसके रिलेशनशिप को बताता है? सेल्स एंड ईबीआईटी के। ठीक है, सेल्स एंड ईबीआईटी के। ये आपको लर्न करना है कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो सेल्स एंड ईबीआईटी के इम्पैक्ट को बताता है या रिलेशनशिप को शो करता है और ये बिज़नेस रिस्क को इंडिकेट करता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बिज़नेस रिस्क बताया। बिज़नेस रिस्क क्या है? जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम जो कैपिटल लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उस पर हमें कितनी ऑपरेटिंग इनकम जनरेट होगी, हम कैसे प्रिडिक्ट करें एक इफ़ेक्टिव ऑपरेटिंग इनकम सो दैट हमारा बिज़नेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करे। तो बिज़नेस रिस्क किस में आता है? ऑपरेटिंग लीवरेज में। ठीक है, ये किसके रिलेशनशिप को बताता है? सेल्स एंड ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन दोनों के रिलेशनशिप को फाइनेंशियल लीवरेज बताता है जो फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट करता है। यानी फाइनेंशियल रिस्क किसके रिलेटेड हो गया? इंटरेस्ट से रिलेटेड हो गया, डिविडेंड से रिलेटेड हो गया। तो ये फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट करता है क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट को यूज़ करेंगे अपने बिजनेस में तो हमें फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्बाइंड लीवरेज। कॉम्बाइंड लीवरेज इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। सेल्स एंड ईपीएस इंडिकेट टोटल रिस्क क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ यानी ऑपरेटिंग लीवरेज का और फाइनेंशियल लीवरेज का कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों रिस्क को इंडिकेट करता है, फाइनेंशियल रिस्क को भी और बिजनेस रिस्क को भी। ठीक है, इस किसके रिलेशनशिप को बताता है? सेल्स एंड ईपीएस के। क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज में से भी ईबीआईटी कट हो जाएगा अगर हम दोनों को इनटू करते हैं और फाइनेंशियल लीवरेज में से भी ईबीआईटी कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है? सेल्स एंड ईपीएस। ठीक है, तो कंबाइंड लीवरेज किसके रिलेशनशिप को बताता है? सेल्स एंड ईपीएस के रिलेशनशिप को। ये जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ओनली ईबीआईटी तक के रिलेशन को बताता है और ये जो फाइनेंशियल लीवरेज है ईबीआईटी से ईपीएस तक के रिलेशनशिप को बताता है और जो कंबाइंड लीवरेज है वो दोनों के कॉम्बिनेशन को बताता है। नेक्स्ट आता है आपका, ये एक टेबल है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स स्टेटमेंट आपको फॉर्मूले लर्न करने में हेल्प करेगी क्योंकि इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम तीनों लीवरेज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है वही हमारी लीवरेज को शो करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इस स्टेटमेंट में सबसे पहले आती है सेल। सबसे पहले क्या आया इसमें? सेल्स। जितनी भी हमारी सेल्स हुई उसके बाद हमने
वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट होती है। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे आउटपुट के साथ वेरी करते हैं। अगर हमें अपना आउटपुट इंक्रीज़ करना है तो हमें रॉ मटेरियल भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें अपनी लेबर भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स। उन वेरिएबल फैक्टर्स की जो कॉस्ट होती है हम उनको सेल्स में से माइनस करते हैं, देन हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हम देन क्या निकाला हमने? कंट्रीब्यूशन निकाला। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स फैक्टर की जो कॉस्ट होती है, जैसे मशीन की कॉस्ट हो गई। अगर हम कोई जगह लेते हैं अपने बिज़नेस को खोलने के लिए, उस पर हम जो रेंट पे कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड है, वो भी हमारी फ़िक्स कॉस्ट हो गई। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो हम उस पर फ़िक्स चार्ज दे रहे हैं, तो वो क्या है? हमारी फ़िक्स कॉस्ट हो गई, या फिक्स्ड फैक्टर हो गया। फिक्स फैक्टर की जो कॉस्ट होती है उसको माइनस करने के बाद हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं हम इसे, या फिर EBIT भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन होता है ऑपरेटिंग लीवरेज का। सेल्स लेस देन, सेल्स में से हमने माइनस की वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में से हमने कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशंस के बाद हमने लेस किया फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में से हमने जो फिक्स कॉस्ट को लेस करने के बाद हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला या EBIT निकाला। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये किसका फॉर्मूला हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT किसका फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग लीवरेज का। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल लीवरेज। अब जो नीचे का पोर्शन है पूरा वो फाइनेंशियल लीवरेज को इंडिकेट करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT में से जब आप इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद आपके पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट माइनस कर दिया आपने, यानी EBIT में से I हट गया और आपके पास बचा EBT। नेक्स्ट आपने उसमें से लेस किया टैक्स, टैक्स को माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे ही आता है आपके पास, उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है? जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें एक जो हमने पहले से फिक्स कर रखा है उनका डिविडेंड, हमें वो प्रॉफिट आते ही उनको वो फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, फिक्स डिविडेंड जो हम देते हैं हम उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब हम नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स यानी जो टोटल नंबर है इक्विटी शेयर्स के उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी पर शेयर पर, एक शेयर को पर आपको कितनी अर्निंग हुई है। ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन है EBIT से लेके आपका EPS तक, ये आपका होता है फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ कि EBIT में से जब आप इंटरेस्ट को लेस करते हैं तो आपके पास EBT आता है। EBT में से आप टैक्स को माइनस करेंगे तो आपके पास PAT आता है। PAT में से जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है और हमें देना ही पड़ता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद बचता है, इंटरेस्ट देने के बाद बचता है, उसके बाद जो बचता है हमें टैक्स देने के बाद जो बचता है, वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो अर्निंग बची आपके पास नेट अर्निंग, उसको हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर यानी पर शेयर पर आपको कितनी अर्निंग हुई है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है आपका EBIT अपॉन EBT। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है? आपका फाइनेंशियल लीवरेज का। फाइनेंशियल लीवरेज को स्टडी करने के बाद आपको समझना होगा कॉम्बाइंड लीवरेज। कॉम्बाइंड लीवरेज क्या होता है? कॉम्बाइंड लीवरेज इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को बना के बनता है। ठीक है, आपने ऑपरेटिंग लीवरेज क्या पढ़ा था? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT।
आई टी, ये पढ़ा था आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और आपने फाइनेंशियल लीवरेज क्या पढ़ा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। जब हम इसमें से ईबीआईटी और ईबीआईटी को कट कर देंगे तो हमारे पास बचता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, जो हमारा कंबाइंड लीवरेज होगा। आई होप, तो ये जो था हमारा पूरा लीवरेज के टाइप्स और लीवरेज की डेफिनेशन थी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं भी समझ आया तो प्लीज़ तब भी मुझे बताएं, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें, और इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और इसके नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।